नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सवाल दिग्विजय सिंह का कहना है ईवीएम में छेड़खानी की संभावना है, वो तो हार के कारण अभी से बहाने ढूंढने में लगे हुए हैं और राजा बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि हारने वाले हैं, इसलिए अभी से वो मशीन पर दोष मढ़कर छुट्टी पा रहे हैं। सवाल मामा जी 4 टिकट बदल ली, कांग्रेस ने क्या पूरा कर पाएगी जनता का वादा? वो पहले कपड़े फाड़ कांग्रेस थी, अब टिकट बदल कांग्रेस हो गई है। देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। दिग्विजय सिंह का कहना है ईवीएम में वीवीपैट में छेड़खानी की संभावना है। दिग्विजय सिंह वो तो हार के कारण अभी से ढूंढने लगे। राजा बहुत समझदार है। मामा जी पन्ना में अपार विकास हुआ है। दिग्विजय जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि हारने वाले हैं, तो अभी से वो मशीन पे दोस्त मार के और छुट्टी पा। मामा जी 4 टिकटें बदलनी पड़ गई कांग्रेस को, क्या पूरा कर पाएंगी जनता का वादा वो जब टिकट नहीं बांट पाए सही तरीके से? पहले कपड़ा फाड़ कांग्रेस, अब टिकट बदल कांग्रेस को लेके जनता के बीच निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के जयवर्धन को, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया। हम जा रहे हैं गर्व के साथ जनता के बीच में जन समर्थन मांगने, और जो वातावरण पूरे प्रदेश में है पन्ना जिले सहित, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का बयान, बीजेपी के लोग जाएंगे लेकिन वो मंत्री होंगे, न उनके पास कोई पद होगा, न वह इतने तामझाम के साथ जा पाएंगे, वह व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में तमाम मंत्री जाएंगे, कांग्रेस के नेता सनातनी हिंदू जाएंगे, श्री राम जी के चरणों में जाकर शीश नवाएंगे। कांग्रेस राम जी को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाएगी। देखिए, उनको शुभकामनाएं, नई पार्टी वो एन चुनाव का निकालकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं देती हूं मैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पणी करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है, जनता मन बना चुकी है, हवा का रुख बदलने वाला। मुझे लगता है मीनाक्षी लेखी आई थी, वो दिल्ली से ही सांसद है। सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए था कि हेमा मालिनी जी के बारे में आपका क्या विचार है। जब नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि हमने तो हेमा मालिनी को नचा लिया और उनको एक नचनिया की संज्ञा देते हैं, तब मीनाक्षी लेखी का मुंह खुलता है कि नहीं? जब उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद के बारे में एक ओछी और निंदनीय टिप्पणी होती है, उनको ऑब्जेक्टिफाई और कोमोडिफाई किया जाता है, तब ये टीस मीनाक्षी लेखी के मन में उठती है कि नहीं? जब मध्य प्रदेश में रोज 18 महिलाओं का बलात्कार होता है, तब मीनाक्षी लेखी कहां गायब हो जाती है? जब एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर 3 घंटे में एक छोटी बच्ची का यौन शोषण होता है, तब मीनाक्षी लेखी की बोलती क्यों बंद हो जाती है? जब महिलाओं के अगवा होने में सबसे अव्वल नंबर पर मध्य प्रदेश खड़ा होता है, तब शिवराज सिंह से जाके ये सवाल क्यों नहीं पूछती मीनाक्षी लेखी? तो मुझे लगता है कि मीनाक्षी लेखी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरे की तरफ जब हम एक उंगली उठा रहे हैं, तो 3 उंगलियां स्वयं उनकी तरफ है। ना मन में कुछ मत रखिए। नमस्कार। वहाँ पे चल रही है मैडम। एआईसीसी की हमारी नेशनल स्पोक्स पर्सन, और अब तो वो यह कहने में आनंद आता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की परिवार की अंग बन चुकी डॉक्टर रागिनी नायक जी, एआईसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर माननीय संजीव सिंह जी, अमरीश पांडे जी, जितेंद्र मिश्रा जी, मिथुन अहिवार जी, फराह खान जी। देखिए, बड़ी खुशी होती है।
हम रुक जाते हैं 5 बजे। मोटा मैं सोच रही थी कि थोड़ा रुक जाऊं, आज संख्या का बल कम लग रहा है। का जवाब दिया। नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा वो कहिए। वो कहते हैं जिसने कभी कोई पाप न किया हो, अंग्रेजी में कहावत है, उसे पहला पत्थर उछालना चाहिए। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या कहते हैं। और ये कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तब मीनाक्षी लेखी कहाँ गायब हो जाती हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। आपका दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का ये है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिलाओं के बलात्कार, महिलाओं और बच्चियों का यौन शोषण ये अपवाद नहीं रहा, ये नियम हो गया है। हर रोज प्रेस वार्ता में 2 या 4 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं मुझसे जो कि महिलाओं के खिलाफ नृशंसता का, उनके खिलाफ जघन्य अपराधों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान की पुलिस, उनका प्रशासन अपराधियों का संरक्षण करने में, अपराधियों के साथ संलिप्तता दिखाने में ज्यादा मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है, बजाय इसमें कि पीड़ित परिवार को या पीड़िता को या छोटी छोटी बच्चियों को न्याय दिलवाने के। और यही कारण है कि प्रदेश की महिलाएं चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी घोषणाएं शिवराज सिंह कर लें, रुपये पैसे का कितना भी लालच दे दें, इस बार तथाकथित मामा को दरवाजा दिखा कर रही है। केंद्रीय बजट में मीनाक्षी आई थी तो उनका बयान ये था राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, लेकिन आज भोपाल में जगह जगह होर्डिंग बनी है जिसमें राम मंदिर की तस्वीर के साथ पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। बीजेपी के लिए कि फिर से बीजेपी सरकार। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम तो कण कण में बसे। राम मंदिर बन रहा है, आस्था का विषय है। मुझे लगता है हर सनातनी हिंदू बहुत खुश है इस बात पर। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि मोदी सरकार के अध्यादेश से राम मंदिर नहीं बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान आता तो उच्चतम न्यायालय के फैसले का मान रखते हुए राम मंदिर बनवाना ही पड़ता। लेकिन ये राम मंदिर को चुनाव में क्यों ले आते हैं? क्या भगवान राम चुनावी रणनीति का विषय है? क्या हिंदुओं की आस्था चुनावी हथियार है? क्या धर्म को, संवेदना को, आस्था को अपनी असफलताओं की ढाल बनाना ठीक है? मैं तो कहती हूं कि बिल्कुल अगर आप सच में प्रभु राम को इतना मानते हैं और राम मंदिर में आपकी इतनी आस्था है, तो मैं बार बार यही बात दोहराती हूँ कि आप उस रामराज की परिकल्पना को समझिए मोदी जी, जो रामचरितमानस में लिखी है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज नहीं काहू ही व्यापा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 111वें नंबर पर पहुंच जाते हैं, यानी भूखमरी में विश्व गुरु बन रहे। देश की 80 करोड़ जनता को आपने 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया और आप रामराज की बात कर रहे हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से स्नेह हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इसके ठीक विपरीत आप काम करते हैं। आप गांधी जी के चश्मे को अपनाते हैं, गांधी जी के नजरिए को नहीं अपनाते, और फिर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता आपके इस पाखंड को देख नहीं पाएगी। ये बहुत ही धार्मिक और आस्थावान प्रदेश है और ये जान चुका है कि आपके खाने और दिखाने के दांत बिल्कुल अलग है। आपने पूछा वोट पोलराइजेशन के लिए हो रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी की बात बीजेपी कर चुकी है, तमाम सारी घोषणाएं बीजेपी कर चुकी है, लेकिन अब राम की याद आ रही है। लेकिन मैं वही बात मैं फिर से कहूंगी, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, वचन पत्र है। हम जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम लड़ रहे हैं। इसीलिए 1 महीने पहले हमने अपना वचन पत्र रिलीज किया और हर एक मुद्दे को हर रोज एक प्रेस वार्ता से उठा रहे हैं। वो चुनावी मुद्दों, जन कल्याण के मुद्दों से पूरे नैरेटिव को डिवेल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हिमाचल में भी किया, मुंह की खाई। उन्होंने कर्नाटक में भी किया, मुंह की खाई। वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, तेलंगाना में भी कोशिश करेंगे और वैसे ही मुंह की खाएंगे। इस बात की गारंटी मैं नहीं, जनता आपको देगी। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल अभियान है और अभियान चल रहा है और आप देखेंगे कि हमारे जितने सब घर परिवार के लोग हैं जो
थोड़े से कुछ नाराज भी हो सकते हैं, थोड़े से कुछ दुखी भी हो सकते हैं, वो सब अंततः जैसे ही नामांकन और विड्रॉल की आखिरी तिथि आएगी, उसके बाद एक संगठित रूप से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने का काम करेंगे। जी जरूर। देखिए, कल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, बड़ी सावधानी से इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, गांधी नेहरू की एक समावेशी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो कि विकासशील प्रगतिशील मुद्दों की बात करती है, जो कि एक सर्वधर्म समभाव की बात करती है, और इस परिपाटी में खड़े उतरने वाला हर व्यक्ति, हर दल हमारे साथ है। 2024 के मद्देनजर जो गठबंधन बना है इंडिया, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि वो प्रदेश के स्तर पर भी एक गठबंधन के रूप में काम करे। कई बार समीकरण प्रदेश में होते हैं ऐसे, कई बार नहीं होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है मध्य प्रदेश में, और भाजपा बहुत पीछे छूटती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजर आ रही है, नजदीक आ रही है, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। तो आप ये मानिए कि अंततः जब संख्या बल देखा जाएगा, तो विधानसभा के कोने में चुपचाप कुछ भाजपा के विधायक बैठे हुए पाए जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म, नफे, नुकसान और श्रेय का मामला मसला नहीं है। हमें किसी भी धार्मिक पूजा का, किसी भी धार्मिक व्याख्यान का, किसी भी धार्मिक काम का श्रेय हमें नहीं चाहिए। गांधी जी कहते थे धर्म निजी आस्था का मामला है, और उसी बात को मैं आज फिर दोहराती हूँ, ये धर्म को सियासी दंगल के बीच में घसीट कर मैला करने का काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। सवाल पूछा था सपा और बसपा को लेकर, मैं इसके विपरीत दिशा में सवाल पूछता हूँ आपसे। सपा और बसपा की जो टिकटें अभी ओपन हुई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचा रही। इसी में प्लस है, मिर्ची बाबा का नाम बुधनी से चलता है सपा। देखिए, अभी ये तो बड़ी अजीब सी बात है, चित भी मेरी पट भी मेरी। सपा और जदयू का गठबंधन नहीं हुआ तो आपको नुकसान होगा। अब सपा और जदयू का गठबंधन नहीं हुआ तो भाजपा को नुकसान होगा। तो पहले आप तय कर लीजिए किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, क्योंकि वो पत्रकारों का विशेषाधिकार है, लेकिन जो जनता का विशेषाधिकार है वो तय कर चुकी है कि कांग्रेस के पंजे वाले निशान वाला बटन हमें दबाना है। बहुत बहुत विदिशा जिले के गंजवासुदा में मीडिया डिबेट के दौरान भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मारपीट। सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर जाकर व्यवस्था संभाली और स्थानीय जय स्तंभ चौक पर चल रही थी मीडिया डिबेट। वहीं कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता सवाल को लेकर आपस में भिड़े। चौराहे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। भविष्य में ना हो सके। और आगे चल, बस होगा ही होगा। रुक जा, डेबिट चल रही है।
अरे यार पूछ रहे भाव भाजपा की गुंडे अरे हम मार रहे हैं शिकार करता हूं क्या डिबेट है आपकी क्या डिबेट है हम करामा चूँकि चुनावी माहौल है, निश्चित रूप से सभी मीडिया एजेंसीज अपने अपने तरीके से कैंपेन करती हैं और डिबेटें कराती हैं। मेरा सभी मीडिया के प्रमुख जो जहाँ के लोकल के लोग हैं, मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि इन आगामी चुनाव के दिनों में ऐसी कोई व्यवस्था करें, चूँकि दोनों पार्टियां सक्षम हैं, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जोश में हैं, सबका अपना अपना कार्यक्रम है। मैं ये चाहता हूं कि नगर में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और मीडिया कर्मियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस तरह की जो डिबेट हैं उनमें ऐसी व्यवस्था करें। जबलपुर में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में आज चौथे दिन 18 प्रत्याशियों ने 24 नामांकन पत्र दाखिल किया है और अभी तक 24 अब भारतीय द्वारा 31 नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। क्या उसके लिए कोई परिचय पत्र ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे उनको परेशानियां ना हो उनके कहने से? उसका कोई प्रावधान नहीं है। हम लोगों ने नियमों को देखा था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये चीज़ निकल के भी आया था। इस प्रकार के पासेस जारी करने का कोई प्रावधान या अधिकार हम लोगों के पास नहीं है। ये सूचना हम लोगों के द्वारा उनको उपलब्ध करा दी गई है। हम लोग प्रयास करेंगे किसी प्रकार की असुविधा व्यवसायियों को ना आए। इसके लिए पुलिस से भी हम लोगों की चर्चा हुई है और एसपी साहब ने भी निर्देश जारी किए। छुट्टियों में निर्वाचन प्रक्रिया चालू रही? छुट्टियों का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत छुट्टी है, इसलिए उस 2 दिन में नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए जाएंगे। तो कल नॉमिनेशन पेपर लिए जाएंगे। इसके अलावा फिर मंडे 30 तारीख को नॉमिनेशन पेपर लिए जाएंगे। तो मंडे को समय सीमा जो 3 बजे वही रहता है? डेफिनेटली 3 बजे लास्ट दिन में। हाँ जी 3 बजे। फाइनल फिगर है 2023 का फिगर है, जिसमें अभी पाटन विधानसभा में 356, बरगी में 233, पूर्व विधानसभा में 241, उत्तर विधानसभा में 350, कैंट में 206, पश्चिम में 253, पनागर में 140 और सिहोरा में 244 इतने 12 डे के आवेदन प्राप्त हुए हैं। कल उसकी अंतिम तिथि थी। कुल 2023 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें जो स्वीकृत हो जाएंगे उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। अब 812 संपत्ति विरूपण अभी तक हटाए गए हैं और समय समय पे यदि कोई और जानकारी सी विजिल या अन्य माध्यमों से प्राप्त होती है तो उसको भी लगातार हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम जो भी लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, सभी के द्वारा अभी कोई ऐसा बड़ा एमसीसी का वायलेशन नहीं पाया गया है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से बिना एमसीसी के वायलेशन के हमारे यहाँ मतदान हम लोग सुचारू रूप से करा पाएंगे। अभी के लिए इतना। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जो शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं,
सी विजिल में टोटल 68 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, 67 का डिस्पोजल हो गया है। एक अभी प्रकरण जो है वो प्रचलन में है, 100 मिनट के अंदर उसका भी निराकरण कर दिया जाएगा। अभी तक सभी शिकायतें 100 मिनट के अंदर जो टाइम लाइन है उसके अंदर ही निराकृत की गई हैं। इसके अलावा हम लोगों को अन्य माध्यमों में अगर मैं बताऊं, ऑफलाइन जो हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं, 56 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें से 46 शिकायतों का निराकरण हो गया है, 10 में अभी कार्रवाई जारी है। NGRS पोर्टल पे ऑनलाइन माध्यम से जो शिकायतें आती हैं, कुल 912 शिकायतें आई हैं, उसमें 904 का निराकरण कर दिया गया है। सिर्फ 8 शेष हैं, उसमें से भी 6 शिकायतें हमारे ज़िले से संबंधित नहीं हैं, जिसको पोर्टल में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो इफेक्टिवली सिर्फ 2 शिकायत NGRS पोर्टल पे और ओवरऑल केवल 13 शिकायतें हमारे यहाँ अभी लंबित हैं। प्राप्त कुल शिकायतें 914 हैं। तो एफिशिएंटली हम लोगों की जो शिकायत वाली टीम है, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह वर्क कर रहे हैं, उसके वर्किंग में कहीं कोई इशू नहीं मिला है। लगातार अभी की जा रही है। फिलहाल फॉर्म रिसीव किया जा रहा है, तो फॉर्म 12D रिसीव किया जा रहा है। तो जो पोलिंग पर्सनल हैं, फर्स्ट ट्रेनिंग के दौरान उनसे आवेदन पत्र भरवा के प्राप्त कर लिया गया है। उसका परीक्षण करके फिर उसमें बैलेट इशू किया जाएगा और सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सेंटर पे ही फैसिलिटेशन सेंटर बना के वहाँ पे पोस्टल बैलेट उनको कास्ट कराया जाएगा। इसी प्रकार से 12D का जो बेसिकली होम वोटिंग के लिए जो फैसिलिटी दी गई है, कल तक लगभग 2000 से ज़्यादा आए थे। एग्जैक्ट फिगर में अभी आपको जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि कल अंतिम तिथि थी उसकी, तो जो फाइनल फिगर आया है उतने फॉर्म हम लोगों को मिले हुए हैं। उन फॉर्म्स का परीक्षण होने के बाद जो फॉर्म पूर्ण रूप से भरे हुए पाए जाएंगे, उसमें फिर होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। और ऐसे फॉर्म जो अपूर्ण पाए जाएंगे, उसका रिजेक्शन होगा, तो ऐसे वोटर को पृथक से जानकारी दी जाएगी कि उनको होम वोटिंग की सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ऐसे वोटर फिर पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे सभी वोटर जिनका पोस्टल बैलेट स्वीकृत हो जाएगा कि उनको पोस्टल बैलेट से ही मतदान करना है, उनको फिर अन्य प्रकार से वोटिंग की सुविधा नहीं होगी, अर्थात वो पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट नहीं डाल पाएंगे, उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोट डालना है। पूर्व के जो चुनाव रहे हैं उसमें इस बार जो अंतर किया गया है पोस्टल बैलेट में, पहले पोस्ट के माध्यम से भी इलेक्शन ड्यूटी पे जो लोग होते थे वो वोट कर पाते थे। इस बार 100% वोटिंग उनको फैसिलिटेशन सेंटर पे ही करना है। पोस्ट के माध्यम से सिर्फ ETPBS वाला जो वोट आता है, सर्विस वोटर, सिर्फ उन्हीं का वोट प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा 2 और कैटेगरी है, एक स्पेशल वोटर की कैटेगरी है और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग होते हैं उसकी कैटेगरी है। उसका नोटिफिकेशन स्टेट से होता है। तो ऐसे कोई वोटर अभी हमारे यहाँ नोटिफाइड नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ इफेक्टिवली अभी की स्थिति में सिर्फ सर्विस वोटर के वोट जो हैं वो पोस्ट के माध्यम से आएंगे। बाकी सारे वोट फैसिलिटेशन सेंटर पे होंगे। एक फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो ट्रेनिंग के दौरान बनाया जाएगा और एक फैसिलिटेशन सेंटर RO के स्तर पे रहेगा। दोनों जगह पे पोस्टल बैलेट डालने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कॉन्फ्रेंस कहें इसको, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। अभी तक जो नाम निर्देशन की कार्रवाई हुई है उसमें सभी 8 विधानसभाओं को जोड़ के कुल 31 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। विधानसभावार यदि मैं आपको बताऊं तो 95 पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। बरगी 96 विधानसभा क्षेत्र के लिए 9 नाम निर्देशन पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं। 97 पूर्व के लिए 5, 98 उत्तर मध्य के लिए 1, 99 कैंट के लिए 5, 100 पश्चिम के लिए 1, 101 पनागर के लिए 4 और 102 शिहोरा के लिए 2 नाम निर्देशन पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं। नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 तक है। उस तिथि को 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में लिए जाएंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया उसमें स्क्रूटनी, विड्रॉल
और प्रतीक आवंटन की कार्रवाई सब्सिक्वेंट जो तिथियां विहित की गई हैं, 31 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 2 तारीख को 3 बजे तक नाम वापसी का समय रहता है। जैसे ही ये समय समाप्त होता है प्रतीक आवंटन की कार्रवाई कर ली जाती है और प्रत्याशी जो है वो फाइनल हो जाते हैं। तो नाम निर्देशन के विषय में मेरी तरफ से इतना ही है। जबलपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र की लूट का खुलासा करते हुए एक आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस 2 अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है, जहां पुलिस ने आरोपी के पास से सोने की चेन भी जब्त की। लूट की घटना हुई थी, क्या मामला है? लगभग 2 महीने पहले एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि चेन स्नैचिंग की घटना थी, जिसमें कि कुछ लोग थे, लगभग 3 लोग थे, जिनके द्वारा एक बाइक चोरी करके और 2-3 थाना क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग की घटना की गई थी। तो जिसपे पूरे शहर के लगभग 200-250 कैमरों का तस्दीक किया गया, सीसीटीवी कैमरे देखे गए। यहाँ से हम ट्रेस करते करते और उन पे भोपाल तक, इवन मुंबई तक भी उनके कैमरों से खंगाल करके उनकी पहचान की गई थी। उनमें से एक आरोपी अभी जिसकी हमें सूचना मिली थी, तो तमिलनाडु पुलिस के समन्वय के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अग्रिम और भी जो 2 लोग हैं उनके संबंध में भी अभी हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा तो उनको भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने की लूट हुई थी? 3 चैन गई थी, तो अलग-अलग थाना क्षेत्रों की। तो ये आरोपी कहाँ है? ये आरोपी मूलतः निवासी मुंबई के पास का है, जो तमिलनाडु से पकड़ा गया अभी। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्र बयान, बीजेपी सरकार 18 साल तक झूठ की बुनियाद पर टिकी रही, भाजपा के लोग अंतिम बेला पर भी नहीं सुधर रहे। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत पर करप्शन और किडनैपिंग के भी गंभीर आरोप लगे हैं। राजपूत ने झूठ बोलकर जनता और निर्वाचन आयोग को भी धोखा देने की कोशिश की है। ताजा मामला उन पर सागर जिले में एफआईआर हुई है और हिरणखेड़ी में अपराधी वीडियो में जो बात कही है उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। सच स्वीकार किया है कि मैंने 25 लाख का ऑफर दूंगा और उन्होंने झूठ कहा। उनका वीडियो आचार संहिता के पहले का है। 19 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लगने के बाद हिरणखेड़ी गांव का ये वीडियो है और बता दें आपको कि कांग्रेस की मांग है कि उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी की जाए और इस मामले में चुनाव आयोग को खुद जांच करना चाहिए। कांग्रेस निष्पक्ष जांच नहीं होने पर हाईकोर्ट भी जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने गंभीर मंत्री पर एफआईआर दर्ज करके निष्पक्षता का परिचय दिया है। वहीं 40 लाख रुपया खर्च करने का मौलिक अधिकार है और उन्होंने पेंट से 40 लाख से दीवारें पोत दी हैं। रामेश्वर का खुद भाई मुसलमान बन गया है, पहले वह अपना घर तो बचा ले। 8,000 करोड़ विश्व हिंदू परिषद का जो 30 साल पहले दिया था वो कहाँ है? राम मंदिर में चपतराए पैसा खा गए और उस समय रामेश्वर शर्मा कहाँ थे? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी, उस समय मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि हमने मस्जिद नहीं तोड़ा। वही मुरली मनोहर ने ये भी कहा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और माननीय कमलनाथ जी के मीडिया सलाहकार ख्यात पत्रकार पीयूष बघेले जी, मीडिया टीम के मेरे सभी सहयोगी सक्रिय साथीगण, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों, एक शॉर्ट नोटिस पर आपको आमंत्रित किया है और आप लोगों ने कृपा की है यहाँ पधार कर, लिहाजा मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
दौर इलेक्शन का है और पूरी सरकार 18 सालों तक झूठ की बुनियाद पर टिकी रही। तो कहा जाता है कि जब आदमी अंतिम शैया पर लेटा होता है तो उसे भगवान याद आते हैं और वह सच बोलने की कोशिश करता है जन्नत पाने के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस अंतिम बेला पर भी नहीं सुधर रहे हैं झूठ परोसने में। एक शर्म का विषय है। ऐसा ही एक बड़ा वाकया जो प्रामाणिक तौर पर हम कह रहे हैं गोविंद राजपूत जी के साथ हुआ है। प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, जिनका पूरा राजनीतिक कैरियर विवादों में रहा है, जिन पर करप्शन के आरोप लगे हैं, जिन पर उनके विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की जमीन हथियाने के आरोप लगे हैं, यहां तक कि किडनैपिंग के भी उन पर आरोप लगे हुए हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र के थानों में उनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। उन्होंने फिर झूठ बोलकर प्रदेश की जनता, अपने क्षेत्र के नागरिकों जो जागरूक डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद ही मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एफआईआर दर्ज हुई है। यानी जहां निष्पक्षता की हम उम्मीद करते हैं वहां निर्वाचन आयोग ने एक मंत्री पर एफआईआर दर्ज कर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। मगर सिर्फ एक एफआईआर से अन्य अपराधी बच जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो जिले के बाहर के अधिकारियों से। तो जिस व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट से उस वीडियो को जारी किया जो बाद में हटा लिया गया है, हमने उसका समय भी मुकर्रर आपको जो था वो बताया है, उसकी फॉरेंसिक जांच हो जाए। तो हम झूठ बोल रहे हैं या गोविंद राजपूत जी झूठ बोल रहे हैं, सामने आ जाएगा। और यदि हम झूठ बोल रहे हो तो हम पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो गोविंद राजपूत जी की सदस्यता रद्द की जाए, उनका नामांकन अयोग्य घोषित किया जाए उन्हें। कि जब 40 लाख रुपए निर्वाचन का एक विधानसभा में खर्च करने का किसी भी उम्मीदवार को मौलिक अधिकार है, तो 25 लाख रुपए यदि एक ही बूथ पर ये दे देंगे तो भी 15 लाख में एक चुनाव लड़ लेंगे। सीधी तौर पर काले धन से उपयोग का जुड़ा हुआ मामला है। ABCD EBCDI क्या होती है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि इनके वहां छापा मारे। मुझे तो यह भी किसी ने बताया है कल कि वो सुर्खी से लौटे थे, 40 लाख रुपयों के, तो उन्होंने ऑयल पेंट से अपना प्रचार की दीवारें पोती हैं। ऑयल पेंट से दीवारें पुती हुई हैं उनकी। मध्य प्रदेश में मैंने भी अपने 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में कई दीवारें पोती। हमने तो लिखी भी हैं दीवारें, उस टाइम हम नील से लिखते थे, यहां ऑयल पेंट की दीवारें लिखा रही हैं। तो परिवहन विभाग का चौकियों का पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। जी आमिर भाई, आप कुछ कह रहे हैं? तौर पर न्याय व्यवस्था और भारत की संवैधानिक इकाई जिस पर सबको गुरूर है, हम फख्र करते हैं, निर्वाचन आयोग को भी धोखा देने की कोशिश की है। ताजा मामला जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है राहतगढ़ थाने में, उन्होंने अपने जनसंपर्क के दौरान 22 अक्टूबर को अपनी विधानसभा के ग्राम हिरनखेड़ी में जो आपराधिक वीडियो में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जो बातें कही हैं, जिसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने फिर हमारी संवैधानिक इकाइयों, जनता और प्रदेश की जनता को धोखा देने की कोशिश की है। उन्होंने यह बात तो स्वीकार की है
कि मैंने 25 लाख रुपयों का ऑफर दिया जरूर है। उनके वीडियो साक्ष्य आपके पास भी आ गए होंगे, हमारे पास भी मौजूद है। उन्होंने यह कहा कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता को जहां हमें अधिक वोट मिलेंगे उस बूथ पर 25 लाख रुपए दूंगा। ये उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है, मगर उस झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने यह कहा है कि यह मेरा वीडियो आचार संहिता लगने के पहले का है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो वीडियो 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी है और वो वीडियो जिसे वो कह रहे हैं कि मैंने आचार संहिता लगने के पहले दिया है, वह वीडियो उन्होंने राहतगढ़ थाने के हिरणखेड़ी गांव में 19 अक्टूबर 2023 की शाम 6 बजे एक भाषण के दौरान, जो बाद में जारी हुआ है, वह दिया है। यानी उनका झूठ पूरी तरह सामने आ चुका है। शायद गोविंद राजपूत जी भी शिवराज सिंह चौहान के डाक एडिशन है कि अक्ल का ठेका ईश्वर ने सिर्फ इन दोनों को ही दिया है, बाकी पूरी जनता मूर्ख है। ये झूठ इनका 120 की स्पीड से चलाते हैं ताकि समझते हैं कि सब लोग बेवकूफ हैं, मगर उस फौज में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है। यह 19 अक्टूबर का वीडियो टेलीकास्ट किया गया था फेसबुक अकाउंट से, और जिस फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को लाइव टेलीकास्ट किया है उसका नाम है लीलाधर पटेल कुर्मी परासिया। इस व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट से संबंधित झूठे गोविंद सिंह राजपूत जी का वीडियो जारी हुआ है। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद गोविंद राजपूत जी ने अपने यूजर को धमकी दी और उस यूजर ने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया है, मगर उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। हमारी निर्वाचन आयोग से प्रार्थना है कि उस फेसबुक लाइव पोस्ट की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ तक नहीं बचा पाते हैं, तो इसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो सच कांग्रेस बोल रही है या गोविंद सिंह राजपूत बोल रहे हैं, यह दूध के दूध और पानी के पानी की तरह साफ हो जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत जी ने यह भी कहा है कि आचार संहिता के पहले मैंने इस तरह का भाषण दिया है। गोविंद राजपूत जी ने खुद कहा कि मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं, मगर उन्हें 5 चुनाव लड़ने के बाद भी इतनी अकल नहीं आई कि 5 चुनाव लड़ने के बाद भी वो यह नहीं समझ पाए कि विधायक निधि में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं होता है कि आप 25 लाख रुपए जिस बूथ पर आपको ज्यादा वोट मिले वहां पर आप खर्च कर दें। यानी आपने विधानसभा की नियमावली को भी नहीं पढ़ा है, और यदि पढ़ा है तो आपने विधानसभा में भी विशेषाधिकार किया या झूठ बोलकर उस नियम के साथ खिलवाड़ किया है आपने, और यह सीधी तौर पर विधानसभा के विशेषाधिकार पर सीधा हस्तक्षेप है, विधानसभा की नियमावली पर प्रहार है और आचार संहिता का उल्लंघन के साथ में यह एक दंडनीय आपराधिक कृत्य भी है। तो जो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है उसमें यह धाराएं भी बढ़ाई जाएं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है निर्वाचन आयोग से कि उनकी विधानसभा सदस्यता, चूंकि अभी वो विधायक हैं, मंत्री हैं तो विधायक भी हैं, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए, उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जाए और उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में संविधान का पालन करने वाली भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को उतना सशक्त बनाया गया है कि वो किसी भी उम्मीदवार
के अनुचित आचरण को लेकर उन्हें विजयी होने के बाद भी अयोग्य घोषित कर सकता है निर्वाचन आयोग। इतना पावरफुल है निर्वाचन आयोग। और यह मांग तो अब मैं बेशर्म भाजपा से नहीं कर पाऊंगा कि वो उनकी उम्मीदवारी वापस ले, क्योंकि जिस भाजपा ने तमाम भ्रष्टों को टिकट दे दिया है, जिनके विरुद्ध 18 साल तक सरकार बदनाम होती रही उनके भ्रष्टाचारों को लेकर, जब उनके समक्ष भाजपा ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो गोविंद राजपूत तो एक छोटे से उनकी निगाह में मच्छर हो सकते हैं। तो हम भाजपा से वो मांग जो पहले की थी वापस लेते हैं, क्योंकि इन बेशर्मों पर उस बात का कोई असर नहीं होगा। फिर आरोप तो मैं दोहरा रहा हूं कि गोविंद राजपूत जी एक आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं उसको, उन पर जमीन हड़पने सहित किसी बंसल वन स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में विधायक रामेश्वर शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कमलनाथ पर जमकर हमला बोला और उन्हें बताया कि कमलनाथ को अब राम याद आ रहे हैं, जब राम मंदिर बनने को तैयार है। कांग्रेस के लोग चुनावी हिंदू हैं। इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और अब कह रहे हैं कि राम का मंदिर राष्ट्रीय धरोहर है या भाजपा का है। किस मुंह से कांग्रेस कह रही है? रामेश्वर शर्मा ने बताया है कि कांग्रेस हमेशा झूठ कपट को राजनीति करती है और 1992 की घटना कांग्रेस ने भी देखी है। कमलनाथ उस टाइम बच्चे नहीं थे। उस समय कितने आंदोलन हुए, हमला हुआ कार सेवकों पर। इस टाइम 5 सरकार गिरी थी राम मंदिर के समर्थन में। और आज कांग्रेस कह रही है भाजपा का राम मंदिर नहीं, राष्ट्रीय धरोहर है। राम मंदिर मोदी सरकार के कारण बना है, राम ही हमारे हैं। ठीक है, इस तरह जाओ। अभिषेक शैलन भाई, अरे सुनील जी बैठिए, सुनील जी बैठिए। अभिषेक जी आप पूछिए। सुनील जी बैठिए। मैं इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिरोज खान की औलाद और सोनिया गांधी के चक्कर में ये क्या है ये खुद तय करें। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि सनातन में आस्था रखो तो सनातन की भावना से बोलो, ना कि सोनिया गांधी के इशारे पर सनातन पर बोलो। जो सनातन नहीं समझते उनके इशारे पर बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पूछिए शुभम जी, पूछिए। राम मंदिर पर सनातन हिंदुओं का अधिकार है, हिंदुस्तानियों का अधिकार है, आस्था का अधिकार है, पर आस्था के अधिकार को भांजी नहीं मानने दिया जाएगा। ठीक है ना? आस्था है, आस्था है, आस्था। हमने आस्था की बात की है और जो बिना आस्था के बीच बीच में घुसकर जो अपने अपने मुहूर्त और अपने अपने टाइम टेबल प्रस्तुत कर रहे हैं ना, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मत चलाओ। खान कंपनी जो है पंचांग का विमोचन ना करे तो ज्यादा बेहतर है। शैलन जी, आपके साथी विधायक रहे नारायण त्रिपाठी ने जिन पार्टी बनेगी और 40 सीटों पर प्रत्याशी, ये भी कहा है कि भाजपा को हराना ही हमारा मकसद है। अभी तो हम केवल आस्था पर चल रहा है तो राजा राम की जय बोलेंगे, देखा जाएगा। जो राम मंदिर का लोकार्पण होना है, मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रहेगी? मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, जैसे हम कार सेवा के लिए जब हमारी पटवा गवर्नमेंट थी तो पूरी गवर्नमेंट कार सेवा के लिए लगी थी, हम भी कार सेवा में गए थे। और मध्य प्रदेश की सरकार, पूरी सरकार पूरे एमएलए के साथ और 8 करोड़ जनता के को लेकर रामलला के द्वार पर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और जगत नारायण के दर्शन करके जो 500 साल का कलंक लगा था बाबर, अकबर, हुमायूं जैसे लुटेरों ने देश की सभ्यता अस्मिता पर हमले किए थे, उस हमले से हिंदुस्तान मुक्त आजाद हुआ और जय जय श्री राम की घोषणा करके साष्टांग राजा राम को प्रणाम करेंगे। पूछिए सुनील जी, पूछिए। अभी सुनील जी अभी विषय पर रहिए। सुनील जी इस पर आराम से बात करेंगे, विषय पे आप मेरे साथ चलिए, मैं सब पानी को जाऊंगा। अंकुर जी आप कोई घर प्यासा नहीं रहेगा, चिंता नहीं करना। पूछिए। नहीं होगा तो मैं खुद बाल्टी भर के रखिए। पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए, जल्दी। सर अभी राम 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 राजा राम, अरे प्रभु जी, पंडित जी महाराज दया करो, राजा राम। अभी राम की बात पे आज हम राम को जी अंकुर जी बात कर, आज राम को रंकुट भैया बताओ कहाँ चलना, कहाँ चलना होता है? आकाश जी पूछिए। 1-2 दिन में जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उठा है,
क्या बीजेपी राम मंदिर और धर्म के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है? देखिए, हम बीजेपी राम मंदिर और धर्म के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रही, लेकिन हम जिएंगे राम के लिए, लड़ेंगे राम के लिए, मरेंगे राम के लिए। जो राम और सनातन पर हमला करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसे मिट्टी में भी मिला देंगे। ये भी हमारा वादा और संघर्ष का ऐलान है। आप पूछिए बेहतर सर, राष्ट्रीय आस्था नहीं होता तो हम लड़ते ही क्यों भैया? हमारी लड़ाई तो पहले दिन ही हमने कहा था कि राम राष्ट्र है और राष्ट्र राम है। सारी सृष्टि राम की, ये भारत का संविधान भी कह रहा है। ये रामेश्वर कह रहा है इसलिए नहीं, या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कहा इसलिए नहीं। हम राम से ऊपर नहीं, हम तो राम के गुलाम हैं भाई, हम तो राम के सेवक हैं, राम के द्वार पर झाड़ू लगाने वाले लोग हैं। हम तो राम को जय जय श्री राम में बदलने वाले और उसको आगे तक पहुंचाने के लिए राम में हिंदुस्तान करने वाले लोग हैं। ये तो आस्था है नहीं। राम आस्था नहीं होता तो लड़ाई क्यों लड़ते? पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो आपने तो दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया है राम मंदिर के लिए। अरे दिग्विजय सिंह ने क्या दिया नहीं दिया? दिग्विजय सिंह ने तो पाकिस्तानियों से भी बात की, आतंकवादियों को भी चीखा। इसलिए दिग्विजय सिंह पे मत जाइए, इस समय कमलनाथ पर रही। चुनाव के पहले जो है विकास के मुद्दे पे बात होती है, आप लोग फ्री में सारी चीजें दे रहे हो, उस पर बात होती है। चुनाव के पहले राम आ रहे। आपके सत्य वचन महाराज, यही तो कमलनाथ जी से हम पूछना चाहते हैं। 15 महीने 16 महीने में जो पुण्य काम किए हैं वो बताओ, पाप किए हैं वो बताओ, अपराध किए हैं वो बताओ, लूट का धन बरामद हुआ वो बताओ ना। क्या किया है वो बता ही नहीं रहे। हम तो विकास। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि कमलनाथ जी कांग्रेस में है या कांग्रेस की कोई अलग कमलनाथ पार्टी बन गई है? अगर कमलनाथ जी कांग्रेस में है तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनके श्रीमान खड़गे साहब और उनके बेटे ने जो सनातन के बारे में जो टिप्पणी की है उसके बारे में आज दिनांक तक क्या माफी हुई? उनने माफी मांगी? या करुणानिधि की जो टीम थी उसने कोई माफी मांगी? सनातन के बारे में जो उन्होंने बीमारी शब्द का इस्तेमाल किया था, सनातन धर्म बीमारी है, इसको मांगे? और दूसरे मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी पीछे के पाप सब भूलते जा रहे हो क्या? पीछे आपको अपनी गलतियां और कांग्रेस की गलतियां पता नहीं है क्या? राम जन्मभूमि आंदोलन में 92 में जब गोली चली थी तो कमलनाथ जी बच्चे थे, नाबालिग थे, या राजनीति में थे, या संसदीय परंपरा में थे? और अगर संसदीय परंपरा में थे तो 92 में जो घटना हुई, कार सेवक पर गोली चली, उस गोली की आपने उस समय की कोई घटना के बारे में आपने बोला, जिक्र किया? मुलायम सिंह की सरकार के समय गोली चली, कार सेवक हुए, उस समय तब न किया आपने? राम जन्मभूमि आंदोलन पर तमाम नेता और इनको जेलों में डाला गया, तब किए? 5 सरकारें आपने गिराई। मध्य प्रदेश की सरकार भी उसमें एक थी, हिमाचल की सरकार थी, दिल्ली की सरकार थी, राजस्थान की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की कमलनाथ जी के कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार थी। और जिस सरकार ने भारत की सरकार ने 5 गवर्नमेंटों को गिराया, उसमें शायद आप कैबिनेट में सदस्य भी थे, उस समय आप कैबिनेट के मंत्री भी थे। उसी कैबिनेट ने इन 5 सरकारों पर गिराया। और जिनने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सर्वस्व निछावर किया, राष्ट्रीय स्वयं संघ पर जब बैन लगा, विश्व हिंदू परिषद को बैन किया, अन्य हिंदू संगठनों पर बैन किया, साधु संतों की गिरफ्तारी की, तब आप कुछ बोले? तब आपने कहा कि नहीं, ये कैबिनेट का निर्णय गलत है, जो कार सेवकों ने किया मैं उसके साथ हूं? आपने तब बोला? नहीं बोला कमलनाथ जी। तब आप मौन थे और आप चाहते थे कि हिंदू संगठनों पर बैन हो, हिंदू संगठन और साधु संत जेल में जाएं, इनको सजा दिलाई जाए। और तो कांग्रेस यहां तक आगे बढ़ गई थी कि कांग्रेस ने अपने ही सदस्यों और सदन के अंदर यह भी कह दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे। और साधु संतों ने यह कहा था कि बाबरी तो ढांचा टूट गया है, अब कांग्रेस की नफरत तोड़ देंगे, पर अयोध्या की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। यह घोषणा जब साधु संतों ने की, इसके बाद भी आप लगातार राम जन्मभूमि के बारे में बयानबाजी करते रहे। चलिए बताइए कमलनाथ जी, आप अयोध्या गए? आप अयोध्या गए श्रीमान जी कमलनाथ जी? सोनिया जी गई राजा राम के दर्शन करने? राहुल भैया गए? या फिरोज खान के परिवार का कोई सदस्य और कमलनाथ जी कौन सदस्य गया?
रामलला के दर्शन करने के लिए। जब राम का मंदिर भव्य बनने लगा है, हिंदुस्तान का हिंदू जगने लगा है, गाने ढोल मजीरे शादी ब्याह सब में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला जब चलने लगा है, तो आपको लगा कि अब तो बिना राम के काम नहीं होगा, तो चुनावी हिंदू ने भी करवट बदल दी है और चुनावी हिंदू भी अब बोलने लगा है राम मंदिर तो राष्ट्रीय आस्था का प्रश्न, तो राष्ट्रीय आस्था थी तो पहले बनवा दिया होता, पहले बोल दिया होता। और अगर कांग्रेस इतनी ही दमदार हिंदू है और कांग्रेस के अंदर अगर सच्चा हिंदुत्व है, तो बाबा विश्वनाथ क्या चले जाओ, ज्ञान व्यापी के सामने खड़े होकर घोषणा करो कि एक दिन ज्ञान व्यापी में भी शिवालय शंकर का भव्य मंदिर बनेगा। बताओ, हिंदू होने का परिचय दो। ना तो बलिदान देखा जा रहा है, ना राम जन्मभूमि के लिए जिंदे साधु संतों की कुर्बानी देखी जा रही। बनी हुई आस्था का जब महिमा मंडन हो रहा है, तो उसको कांग्रेस चुनावी दांव लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू धर्म में आस्था भरोसा विश्वास रखने वाला कांग्रेस को जानता है कि इसकी नस नस बेईमान है, इसके रगों में बेईमानी का खून दौड़ रहा है। ये ना तो कभी ढंग से हिंदुस्तान की हो सकती, ना कभी ये राम की हो सकती, ना कभी ये कृष्ण की हो सकती, ना कभी ये महावीर की हो सकती, ना कभी ये गौतम बुद्ध की हो सकती, ना कभी ये गुरु नानक की हो सकती। ये तो मौका परस्त हैं, जिसका पल्ला भारी दिखता है चुनाव में उधर की करवट लेने का षड्यंत्र रचते हैं। मैं कांग्रेस के कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आपके दिन लग चुके हैं। मंदिर तो बनना था, बन गया, आगे भी जो मंदिर बनने थे, बनना है, वो बनेंगे। हिंदू सनातनी जग चुका है, आपको अब इस तरह के शब्द शोभा नहीं देता। और देश का हिंदू भी जान चुका है कि पूरी कांग्रेस इस समय चुनावी हिंदू हो चुकी है। शर्मा जी, कांग्रेस की आस्था का विषय नहीं होगा राम या मध्य प्रदेश में नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी 230 विधानसभा में उतरेगी। अपने प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र दांगी ठाकुर एवं प्रदेश अध्यक्ष KD गावस्कर, प्रदेश चुनाव प्रभारी राजेश रत्नाकर, प्रदेश प्रभारी अरविंद सिंह, श्रीमती काजल दांगी ने प्रेस मीडिया में बताया। मध्य प्रदेश की जनता अब दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प जारी है। जनता की बेहद मांग पर सभी के निर्णय एवं सर्वे के अनुसार नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी का गठन किया गया। यह जनता की पार्टी है और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर जनता हमें विजय दिलाएगी और विधानसभा भेजकर मध्य प्रदेश का इतिहास बदलेगी। अपनी सूची जारी करते हुए बताया कि उत्तर विधानसभा से एडवोकेट प्रेम नारायण स्वर्णकार को बनाया प्रत्याशी। नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी मैदान में आई है, पहले क्या चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह डायमंड है और नेशनल लीडर पार्टी जो है पूरी 223 विधानसभाओं के चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और कोशिश कर रही ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हों। और मुझे चुनाव प्रभारी बनाया गया मध्य प्रदेश से। मैं डॉक्टर राजेश रत्नाकर। सर, अगर आपको पार्टी विधायक जीत के जाते किस पार्टी को समर्थन देंगे, समर्थन लेंगे? अभी तो फिलहाल इस बारे में कोई विचार किया नहीं है, लेकिन समय पे जो संभव होगा वो किया जाएगा। सर, क्या लगता है मध्य प्रदेश की जनता आप दोनों पार्टी सोच चुकी है तो तीसरा विकल्प तलाश है? हाँ, विकल्प बिल्कुल तीसरा तलाश रही है और जनता की कोशिश है कि अब तीसरा ही विकल्प वो लाएगी। सर, नेशनल वर्ल्ड पार्टी का गठन हुआ है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो किस तरह चुनाव लड़ना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा जिलों में हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी नरेंद्र सिंह दांगी ठाकुर। गांधी जी कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े? अभी करीब आधे मध्य प्रदेश को हमने कवर किया, अब देखते हैं फाइनल कितने पर होगा। सर, कौन सी सीट को फोकस ज्यादा कर रहे हैं आपके विकास में? उत्तर से तो हमने फाइनल कर दिया। क्या नाम है? श्री प्रेम नारायण जी स्वर्णकार, एडवोकेट हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं। वो देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां है, सरकार भी है, काम भी हो रहा है, तो क्या ऐसे हो सकता है तो आपको नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी बनानी होगी? सबकी अपनी अपनी विचारधारा है,
हमारी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाई तो हमने अपनी खुद की पार्टी दी। सर किस विचारधारा को लेकर आप मैदान में गए? जनहित और देश हित में काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनको पार्टी नजरअंदाज कर रही है। बोलती कुछ और है और करती कुछ और। सर महिलाओं को क्या भागीदारी सुनिश्चित पार्टी में? हम लोग महिलाओं के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें महिला शक्तिकरण का एक कोई नाम देके और उनको ऐसा कुछ किया जाए व्यवस्था जिससे वाकई में महिला अपने है ना आत्मनिर्भर कर सके और वो अपना खुद का कुछ कर सके। नाम बता दीजिए आपका पहले। मेरा नाम काजल सिंह टांगी है, नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी में हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैडम बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है जी, किस प्रकार से निभा दें? सर मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं अपनी बात जनता तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं और उनको मैं अपनी बात समझा सकूं और उनकी भी समझ सकूं, क्योंकि जो समस्याएं हैं बोलने और करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरा सीधा सरल सा यही रहेगा कि मैं बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में उनकी प्रॉब्लम को समझ सकूं और उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। वर्तमान सरकार महिलाओं को लाठी बहना योजना का लालच दे रही है जी। कांग्रेस जो बातें कर रही है महिलाओं को वो देंगे, ये देंगे, राशन देंगे, दुनिया भर की, तो आपकी पार्टी में तमाम बातें। सर फ्री में तो कुछ नहीं है हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला को सशक्त बनाएं और हमारी तरफ से जो हमारी पार्टी ने 51,000 रुपए देने का निर्णय किया है उससे महिला को जो मंथली 1,000 रुपए मिलेंगे तो आप भी जानते हो, पूरी जनता जानती है। बस ये कि झांसे में 1,000 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं होता है। 51,000 रुपए देके उनको हम सशक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को एक बार का भोजन देकर उसका एक बार पेट भर सकते हैं, लेकिन यदि आप उसे कोई रोजगार देते हैं तो व्यक्ति खुद सशक्त होता है, खुद अपना परिवार पाल सकता है और वो अपना खुद का स्वयं महिला रोजगार कर सकती है, जिसमें उसे किसी के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है और अच्छे से अपने परिवार का निर्वहन कर सकती है। सर उत्तर विधानसभा से आपको नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी ने टिकट दिया है, क्या मुद्दों को लेकर आप जाएंगे विधानसभा में? बहुत सारे मुद्दे हैं विधानसभा में जाने के लायक। जिस तरीके से भोपाल राजधानी का विकास हो रहा है उसकी तुलना में उत्तर क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। तो उत्तर विधानसभा की बात करें तो वहाँ पुराना RTO था और तमाम चीजें जो योजनाएं साधु कराती थी वो शहर से दूर चले गए। क्या आप विधायक चुनते तो उनको वापस लाएंगे? नहीं, वापस तो नहीं लाएंगे, लेकिन उनके छोटे कार्यालय फिर खोल के यहाँ सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। जो कार्यालय जिस स्तर के हैं वो वहीं रहेंगे, लेकिन जो उससे छोटे कार्यालय वहाँ खोले जा सकते हैं और यहाँ से सिटी में काम किया जा सकता है। तो उत्तर की हम बात करें 2 घंटे में पॉलिटिन नहीं, वहाँ पे कुछ हुआ है, सुविधाएं थी, आम आदमी ठगा से महसूस होता जा रहा है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत प्रयास किए जाएंगे और इतना विकास करने की कोशिश करी जाएगी कि नए भोपाल को शर्म आ जाए कि पुराना भोपाल इतना आगे कैसे बढ़ गया। क्या लगता है सर उत्तर विधानसभा में 18 पहले से जो आदिपति जी विधायक है काफी लोकप्रिय है, अब उनके बेटे मैदान में उतरे हैं और आपकी तो आपके तो मुकाबला है तो बाहुबली से होने वाला है। देखिए सर, एक गाना मैंने बहुत पहले सुना था, ये लड़ाई है दिए की और तूफान। निश्चित रूप से कैसा है पार्टी है उसका प्रभाव होता है, लेकिन हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी भावना, हमारी इच्छा, दृढ़ शक्ति जो है हमारा इच्छा शक्ति है, उससे हम उसको जीतेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। नाम बता दीजिए। एडवोकेट प्रेम नारायण स्वर्णकार। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष KT गावस्कर, हमारा जो मेन लक्ष्य है पार्टी बनाने का, देश से को भ्रष्टाचार मुक्त करना और जन जन तक हमारी पार्टी के जो उद्देश्य हैं उनको पहुंचाना और महिलाओं को, बच्चों को या हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। सर प्रदेश के कितने जिलों का भी दौरे किया? हमने 10 जिलों में दौरा कर चुके हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट पीरियड में कहना से चुनाव चिन्ह मिला है, इसलिए हम कहना से पूरा MP कवर नहीं कर पाए, लेकिन 10 जिले में मैं घुमा हूँ, वहाँ पर हमारी पार्टी की पोजीशन अच्छी है। सर 10 जिले में गए तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट कौन सी जिले की लिया? बैतूल की लगी और आपके इधर कहना से बेनेसा साइड की लगी।
इनकी दयनीय स्थिति है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का फोकस इन दोनों सेक्टर में बहुत ज्यादा रहे। ऐसे तो एमपी में बहुत से जिले हैं जो दयनीय है, लेकिन तमाम पार्टियां महिलाएं पुरुषों को अपना प्रत्याशी बनाने का निर्णय लेती थी। ये देख सकता है ऐसा भी है जिस पर कोई भी पार्टी ध्यान नहीं देगी। क्या उस तथ्य को लेकर भी आप टिकट उन्हें देंगे? अभी तो हमारा प्रयास है, जारी है, क्या उसको अगले चुनाव में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।